हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका सेक्शन 1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है। वो मैंने कल कर दी थी और आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 14। तो ये आप याद रखना कहाँ से करना है स्टार्ट, 5 टू क्वेश्चन नंबर 5 टू 14, ये वाले हमने क्वेश्चन करने हैं अब इसमें। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर। देखो दो ट्रायंगल दी हुई हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू पी आर। ठीक है, क्या दिया हुआ है ये क्यू पी आर। दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो इस तरह से इनकी डायग्राम देख रहे हो आप, जैसे बनी हुई है डायग्राम, इसी को ध्यान में रख के हमने करना है इसको। तो इसके लिए ना मैं देखो, हाँ यहाँ पे देखो, तो ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है और ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। और जो ट्रायंगल है ये ए बी एंड सी, और जो दूसरी ट्रायंगल दी हुई है हमें, ये दी हुई है इस तरह से, ये दी हुई है पी के, ये यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है, क्यू पी आर ये दी हुई है, और ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करनी है कि पी आर कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हमने x की वैल्यू पता करनी है। तो आपको पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, देखो 6/3 लिख लेंगे इज इक्वल टू 5/x लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमें, 3 2 या 6, ये आ गया 2 इज इक्वल टू 5/x। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे ये इक्वल का साइन आएगा, 2x इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ से अगर मैं 2 को ट्रांसपोज करता हूँ तो 5 क्या आएगा 2, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन से हमने इस कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस बतानी है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का जो इसका मतलब 7th क्वेश्चन है, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था। तो 7th क्वेश्चन कैसे करना है, 7th क्वेश्चन में देखो, सॉरी 6th क्वेश्चन है, हमने कौन सा ये क्वेश्चन है 6th नंबर। तो 6th क्वेश्चन कैसे करना है, तो इसमें देखो जो कोऑर्डिनेट है -6,8, इसको हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। तो यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ और इसको मैं ए लिख देता हूँ। ये क्या है हमारे पास, ओ है, ओ, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ, ये हमारे पास है ओ। तो ए ओ हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो -6 - 0 करोगे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 8 - 0, किसी में से भी इसको माइनस कर दो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट मतलब जो x की जो वैल्यू है उसमें से x की वैल्यू को माइनस करना है और y की वैल्यू में से y की वैल्यू को। तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, -6 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा 36, और 8 का स्केयर करेंगे तो 64। तो इसके बाद ये कितना बनेगा 100 बनेगा, 36 + 64, और 100 का स्केयर रूट कितना आएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन -6,8 फ्रॉम ओरिजिन से कितनी होगी 10 यूनिट। तो देखो इसका आंसर कहाँ पर है 10 यूनिट, तो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में देखो क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP उसने पूछा है। AP हमें दी गई है √7, √28 एंड √63। अब उसने पूछा कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो देखो √7 को हम लिख सकते हैं, इसको तो √7 ही लिख सकते हैं। 28 को क्या लिख सकते हो इस तरह से, अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 7, तो इसका पेयर बनेगा, तो पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2√7। 63 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 3 9, 3 3 जा 9 होता है, 9 7 जा, तो इसमें से 3 आ जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा 3√7। क्या बनेगा 3√7। तो यहाँ पे देखो 3√7। तो
अब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस आएगा 2√7 माइनस √7, सो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा √7। तो डी आ गया हमारे पास √7। अब उसने पूछा है कि इसकी जो फोर्थ टर्म क्या होगी। देखो 3 टर्म तो दी हुई हैं, तो फोर्थ टर्म पूछा है, तो फोर्थ टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म ऐसे लिखते हैं, A4 इज इक्वल टू A+3D, ये फार्मूला होता है। तो A की वैल्यू हमारे पास थी √7, 3 मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू भी कितनी आई थी √7, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 3√7। तो अब यहाँ पे देखो कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, यहाँ देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4√7। तो जो फोर्थ टर्म होगी वो क्या होगी 4√7, ये होगी नेक्स्ट टर्म। तो इसमें देखो ऑप्शन में ये आंसर है या नहीं है। हाँ, बट इसको हम लिखेंगे कैसे, अब इसको भी समझना पड़ेगा। तो अगर इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो ये 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर ये इस तरह से बना होगा, 4 × 4, 4 का पेयर बना होगा, और ये कितना होगा 4 4 जा 16, और 16 7 जा कितना होता है 112, तो √112 इसके अंदर इसका आंसर आना चाहिए। तो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या इसका 7th का डी आंसर इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखो क्या दिया गया है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो अगर आप आइडेंटिटी को ध्यान से देखोगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होगा, ये तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान देना, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1, इनकी जगह पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिख लिया tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आप देख लेना इसको। तो अब कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, तो ये होता है tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल, तो इसको लिखोगे 1/tan स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 पे, तो इसका आंसर आएगा 1 1 जा 1, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 1। तो बी आंसर इसका राइट आंसर है। तो ये 8th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 9th क्वेश्चन।